वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग सेट नंबर 90 से जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स और कंप्यूटर के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स का प्रश्न। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए विदेशी सहायता, ऑप्शन बी राजस्व आय, ऑप्शन सी विदेश में शुद्ध आय और ऑप्शन डी व्यापार अंतर अर्थात ट्रेड गैप। तो यहाँ पे हो जाएगा राजस्व आय। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि राजस्व आय मध्य भारत में चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए, तो चालू खाता को दो अर्थ में प्रयोग होता है। इसका प्रयोग दो अर्थ में होता है। पहला है बैंकिंग क्षेत्र में, बैंकिंग क्षेत्र में, और दूसरा है वैदेशिक क्षेत्र में। ठीक है, अब देखिए बैंकिंग क्षेत्र में क्या होता है और वैदेशिक क्षेत्र में क्या होता है, हम लोग इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैंकिंग क्षेत्र में किसी व्यवसायिक कंपनी के बैंक खाते को चालू खाते के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अर्थात करेंट अकाउंट के नाम से जाना जाता है। और दूसरा है वैदेशिक क्षेत्र, इसके तहत विश्व के प्रत्येक देश में कई तरह के लेन देन की खाते को वैदेशिक क्षेत्र कहते हैं, वैदेशिक क्षेत्र के चालू खाते कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑप्शन ए राजस्व आय। एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य भारत के चालू खाता शेष को प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित नहीं करता है? तो यहाँ हो जाएगा राजस्व आय। ठीक है, और जो चालू खाता है उसका जनरली दो अर्थ होता है, एक होता है बैंकिंग क्षेत्र में और दूसरा होता है वैदेशिक क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में जो व्यापारिक के द्वारा जो खोला जाता हुआ खाता है अर्थात करेंट अकाउंट, उसी तरह विदेश में क्या होता है कि लेन देन के लिए खाते की आवश्यकता होती है जिसको वैदेशिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग विक्रमादित्य छठा जो है VI, जिनके दरबारी कवि विल्हन ने उनकी जीवनी लिखी थी, डैश राजवंश के शासक थे। तो किसके विषय में पूछा जा रहा है? विक्रमादित्य छठा के विषय में पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी चालुक्य और ऑप्शन डी गंग। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी चालुक्य। तो विक्रमादित्य छठा जो थे वो किस वंश से संबंधित थे? तो वो चालुक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, अब देखिए यह जो विल्हन है, कवि विल्हन, यह इनके क्या थे? तो यह इनके राज्य कवि थे, राज कवि थे। ठीक है, तो विक्रमादित्य छठा के दरबार में विक्रमादेव चरित के रचयिता कौन है? विल्हन है, तथा मिताक्षर के रचयिता विज्ञानेश्वर निवास करते थे। विल्हन और विज्ञानेश्वर निवास करते थे। ठीक है, तो विक्रमादित्य छठा का संबंध किस वंश से हो गया? राज चालुक्य वंश से हो गया। और कवि वो विल्हन वहां के क्या थे? तो राज्य कवि थे। विल्हन और विज्ञानेश्वर दो जो है जो पुस्तक के रचयिता है और उस समय के महान कवि थे, वो भी किसके कार्यकाल में रहते थे? तो वो रहते थे विक्रमादित्य छठा का कार्यकाल। तो अब हम लोग जानते हैं कि विक्रमादित्य छठा का कार्यकाल कब था? तो वो था 973 AD अर्थात एनो डोमिनिक। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग निम्नलिखित में से किस त्योहार को मणिपुरी नववर्ष के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हिकरू हिडोंगावा, ऑप्शन बी गेंगा नागी, ऑप्शन सी चेरोवा और ऑप्शन डी कूट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी चेरोवा।
चेरोवा त्योहार मणिपुर को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो मणिपुर का नववर्ष क्या हो गया, तो चेरोवा त्योहार को मनाया जाता है, ठीक है। और मेहती जनजाति द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला यह पर्व है। कौन सा जनजाति मनाता है इसको, तो मेहती जनजाति, ठीक है। अब देखिए यह जो त्योहार है यह किस वर्ष मनाया जाता है, तो यह त्योहार किस मंथ में मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है फरवरी और मार्च के टाइम में, ठीक है। फरवरी और मार्च के बीच में मनाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेविया वायरस के कारण नहीं होता है। ऑप्शन ए जापानी इंसेफ्लाइटिस, ऑप्शन बी पीत ज्वर, ऑप्शन सी पोलियो और ऑप्शन डी डेंगू। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी पोलियो। पोलियो रोग फ्लेवियारस वायरस के कारण नहीं होता है, ठीक है। पोलियो रोग जो होता है वो किस कारण से होता है, तो वो होता है निशियंदी वायरस के कारण, निशियंदी वायरस के कारण होता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग पोलियो के विषय में जानते हैं। तो पोलियो का टीका का खोज कौन किए थे, तो पोलियो का टीका का खोज किए थे जॉन साल्क किए थे, ठीक है। और पहले पोलियो का टीका इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है था, इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता था। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से कौन सा है, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए फ्रेंच ओपन, ऑप्शन बी यूएस ओपन, ऑप्शन सी विंबलडन और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी विंबलडन, ठीक है। तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो विंबलडन है। अब देखिए इसका जो शुरुआत हुआ था, तो इसका शुरुआत हुआ था 1887 ईस्वी से में इसका शुरुआत हुआ था। यह घास पर खेला जाता है, ठीक है, घास पर खेला जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, जिसमें कौन कौन है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन, ठीक है। अब देखिए अगर बात किया जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन का, तो ये जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 1905 में। यूएस ओपन जो स्टार्ट हुआ था यह हुआ था 1821 ईस्वी में। सॉरी, यूएस ओपन जो है यह 1821 में नहीं हुआ था स्टार्ट, या 1890 के करीब में स्टार्ट हुआ था। इसको हम बाद में क्लियर करेंगे इस प्रश्न को। तो विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट जो है वो कौन सा है, तो विंबलडन है। इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। और इसका स्थापना 1877 से खेला जा रहा है और ये घास के मैदान पर खेला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे। ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली मोहम्मद अहमद, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी और ऑप्शन डी ब्रागिहिर वेंकटगिरी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे, तो उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद। और यह जो लगा था 1975 में, तो ये तीसरा आपातकाल लगा था, तीसरा आपातकाल, ठीक है। इसका घोषणा हुआ था 25 जून 1975 में। और उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थी, पीएम था, वो था श्रीमती इंदिरा गांधी। भारत में इससे पूर्व भी 2 आपातकाल लगा है। तो पहला आपातकाल जो लगा था वो लगा था 26 अक्टूबर 1962 में बाह्य आक्रमण के कारण, बाह्य आक्रमण अर्थात इंडिया और चाइना का जो युद्ध हुआ था
उस समय पे लगाया गया था, इंडिया चाइना वार के समय। और दूसरा जो था, जो सेकेंड लगाया गया था, यह लगाया गया था 3 दिसंबर 1971 में। यह भी लगाया गया था बाह्य आक्रमण के कारण। इंडिया और पाक के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो इसमें भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो अभी तक भारत में 3 राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है। पहला है 1962 में, 26 अक्टूबर 1962। दूसरा है 3 दिसंबर 1971 और तीसरा है 25 जून 1975। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग, पदार्थ की निम्नलिखित में से किस अवस्था को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए तृतीय, ऑप्शन बी पंचम, ऑप्शन सी द्वितीय और ऑप्शन डी चतुर्थी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी अर्थात पंचम। तो पदार्थ को जो है बोस-आइंस्टाइन कंडेंट के नाम से जाना जाता है और इसका 5 अवस्था होता है। 3 अवस्था तो जनरली सभी लोग जान रहे हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसके अलावा चौथी अवस्था का श्रेणी में रखा गया है प्लाज्मा को, और 5वां में है बोस-आइंस्टाइन कंडक्ट। ये वाला जो प्रक्रिया है इसको 5वां में रखा गया है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो कौन कौन हो गया? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये 5 अवस्था में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 4। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 3। तो कार्बन के कुल 3 प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। ठीक है, तो कार्बन के 3 प्राकृतिक समस्थानिक कौन कौन होते हैं वो आपको हम यहाँ पे लिख देते हैं, C6, C12, C613, C614। ठीक है, यह पेयर में चलेगा और नीचे वाला सेम रहेगा। तो अब देखिए कार्बन क्या है? कार्बन एक अधातु होता है, कार्बन अधातु होता है। इसका परमाणु संख्या 6 है। ठीक है, और कार्बन के 2 रवादार अपरूप हैं, एक है हीरा और दूसरा है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा क्या है? तो कठोरतम धातु है कार्बन का। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? ऑप्शन ए, यह विद्युत का सुचालक होता है, ऑप्शन बी, यह मृदु होता है, ऑप्शन सी, इसका गलनांक उच्च होता है और ऑप्शन डी, यह जल में घुलनशील होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक उच्च होता है। तो अब देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, इसका गलनांक उच्च होता है, और सिलिकॉन का जो रासायनिक सूत्र है ये क्या है? SiO2। ठीक है, SiO2 यह किस रूप में पाया जाता है? तो ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। चूंकि इसका निर्माण जो है सिलिकॉन से जो है निर्माण किसका किया जाता है? तो इससे निर्माण किया जाता है कांच का, कांच निर्माण या सीमेंट उद्योग। इस दोनों में इसका उपयोग किया जाता है और यह प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या डैश वर्ष की आयु पूरी होने पर अपने पद पर रहता है। ऑप्शन ए 65, ऑप्शन बी 62, ऑप्शन सी 68 और ऑप्शन डी 60। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए 65। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष
की अवधि या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। ठीक है, अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, कमीशन कब किया गया। तो यह कमीशन किया गया 1 अक्टूबर 1926 में। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसी तरह अगर देखिए यहाँ याद रखिएगा, अगर बात किया जाएगा संघ लोक सेवा आयोग तो यहाँ पे आयु हो जाएगा 65, और अगर राज्य लोक सेवा आयोग का बात होगा तो यहाँ पर एज हो जाएगा 62 अर्थात 62, 6 वर्ष या 62 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 62 वर्ष और संघ लोक सेवा आयोग में 6 वर्ष या 65 वर्ष। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। संविधान का अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन डैश द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय और ऑप्शन डी उच्चतम न्यायालय। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 280 के तहत भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। किसके तहत, तो 281 के तहत। 280 के तहत उसका क्या होता है, गठन, और 281 के तहत राष्ट्रपति जो वित्त प्रस्ताव है उसको क्या करता है, संसद के समक्ष रखवाता है। क्लियर हो गया? अब देखिए वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अब हम लोग। तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए झारखंड। तो तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है झारखंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो गुजरात दिया हुआ है तो गुजरात में काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गिरी, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और जैसे यह महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र में क्या है, तो तारापुर है। तारापुर परमाणु विद्युत गिरी। ठीक है, तो इसको याद में रखिएगा कि तिलैया अल्ट्रा में मेगा पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, झारखंड में, और महाराष्ट्र में क्या है, तो तारापुर परमाणु विद्युत प्रोजेक्ट है, और गुजरात में काकड़ापाड़ा परमाणु विद्युत गिरी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित फर्म निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी, ऑप्शन बी बर्कशायर हैथवे, ऑप्शन सी बैंक ऑफ अमेरिका और ऑप्शन डी सेंटानेलीज। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी है जेपी मॉर्गन चेस। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बर्कशायर हैथवे। अब देखिए अरबपति वॉरेन बफे द्वारा संचालित फर्म बर्कशायर हैथवे है, और बर्कशायर हैथवे फर्म का मुख्यालय कहाँ है, तो ओमाहा अमेरिका में है। इसका मुख्यालय अमेरिका में स्थित है। मुख्यालय। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप
समूह में रहने वाले आदिवासी समूह नहीं है? ऑप्शन ए ओंगे, ऑप्शन बी जारावा, ऑप्शन सी मुंडा और ऑप्शन डी स्टेनिलीज। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी मुंडा। मुंडा जो जनजाति है यह कहाँ पर मुख्य रूप से रहती है? तो ये झारखंड के छोटा नागपुर एरिया में रहती है, छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। और नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं जैसे कि ओंगो है या जारावा है या सेंटलीज है, तो ये लोग क्या है? तो अंडमान निकोबार का में रहने वाले आदिवासी समूह। ठीक है, तो मुंडा कहाँ पे रहता है? तो मुंडा जनजाति झारखंड का छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रानी रुद्राम देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? ऑप्शन ए वाकाटक, ऑप्शन बी काकतीय, ऑप्शन सी पश्चिमी गंगा और ऑप्शन डी चोल। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, रानी रुद्रा देवी का संबंध काकतीय राजवंश से था। ठीक है, अब देखिए काकतीय राजवंश का जो संस्थापक वो कौन था? तो वो था बीटा प्रथम था, बीटा प्रथम। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषाएं हैं। ऑप्शन ए फ्रांसीसी और अंग्रेजी, ऑप्शन बी अरबी और अंग्रेजी, ऑप्शन सी जर्मन और अंग्रेजी, ऑप्शन डी स्पेनिश और अंग्रेजी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांसीसी और अंग्रेजी। राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि अनुच्छेद 31 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो आधिकारिक भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच में है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो द हेग में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, न्यायालय के संदर्भ में एडॉप्शन सामान्य रूप से किस लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए गोद लेना, ऑप्शन बी किसी प्रक्रिया को अपनाना, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य की संपत्ति को प्राप्त करना, और ऑप्शन डी समाज में पारंपरिक रीति को न्यायालय द्वारा स्वीकार करना। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात गोद लेना। ठीक है, एडॉप्शन का अर्थ यहाँ पे क्या हो जाता है? तो गोद लेना हो जाता है। एडॉप्शन वह कानूनी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा एवं उसको जन्म देने वाले माँ बाप के बीच सारे कानूनी बंधन और अधिकार को खत्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी डेनमार्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट 32वां थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने जीता और भारत ने इंडोनेशिया को हरा के जीता। ठीक है, भारत वर्सेस इंडोनेशिया का था जिसमें इंडोनेशिया हारा और भारत जीता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? ऑप्शन ए अनुष्का शर्मा, ऑप्शन बी कृति सेनन, ऑप्शन सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी कियारा आडवाणी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी आलिया भट्ट। तो देखिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में जो है फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो कौन हासिल किया? तो आलिया भट्ट। और बेस्ट एक्टर का बात किया जाए तो किनको मिला है? तो रणबीर कपूर, फिल्म था उनका ब्रह्मास्त्र।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए अब्दुल फतह अल सीसी, ऑप्शन बी शेख हसीना, ऑप्शन सी जिनपिंग और ऑप्शन डी फूमियो किशिदा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए अब्दुल फतह अल सीसी। यह गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे और ये क्या हैं? तो यह मिस्र के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति। तो इसी के साथ हम लोग जीके के प्रश्नों को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के प्रश्नों को। तो यहां से स्टार्ट होता है कंप्यूटर का प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीपीयू का वह भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहीत प्रोग्रामों को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन बी अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी रजिस्टर और ऑप्शन डी प्रोग्राम काउंटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी रजिस्टर। ठीक है। तो सीपीयू का वो भाग जिसमें सर्किटरी लगा होता है और जो संग्रहित प्रोग्राम को पूरा करने या निष्पादित करने के लिए पूरे कंप्यूटर सिस्टम को निर्देशित करने के लिए विद्युत संकेत का प्रयोग करता है, उसे क्या बोला जाता है? तो रजिस्टर बोला जाता है। ठीक है। अब देखिए, रजिस्टर सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। ठीक है, जो सीपीयू में होती है। कहाँ पे यह होती है? तो यह पाया जाता है सीपीयू में, जो सबसे तेज और छोटा मेमोरी होता है। अब देखिए, यह मुख्य मेमोरी नहीं है। सबसे पहले रजिस्टर को बोला जाएगा अगर मुख्य मेमोरी, तो वो मुख्य मेमोरी नहीं है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी डैश पर आधारित थी। ऑप्शन ए एकीकृत परिपथ, ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी VLSI चिप और ऑप्शन डी निर्वात नलिका। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर। तो कंप्यूटर का दूसरी पीढ़ी जो है वो किसके आधार पर थी? तो ट्रांजिस्टर के आधार पर थी। और द्वितीय पीढ़ी का जो अवधि रखा गया है वो कब रखा गया है? तो 1956 से 1964 के बीच। ठीक है, इस बीच के कंप्यूटर को दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का दर्जा दिया गया। और चूंकि ट्रांजिस्टर सस्ता और बिजली कम खपत करता था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर तथा टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेरिटी शैली विधि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए माइकल ब्लूमबर्ग, ऑप्शन बी विलियम सिंगरती, ऑप्शन सी एडवर्ड रोजवाटर और ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। तो कंप्यूटर और टाइपराइटर के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कीबोर्ड की क्वेरिटी शैली या विधि का आविष्कार जो है क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने किया था। और इस टाइपराइटर या कीबोर्ड में समान 104 बटन होते थे, अर्थात 104 की होता था। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, आलिया के पास 2600 MB डाटा है, दिनेश के पास 400 MB डाटा है। इन दोनों का डाटा संयुक्त रूप से डैश भंडारण क्षमता वाले USB फ्लैश ड्राइव में आया जाता है। तो सबसे पहले 2600 और 4000 इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो 2600 और 4000 तो यहाँ पे हो गया 6600। तो 6600 MB, चूंकि हम लोग क्या जानते हैं 1 GB इक्वल टू कितना होता है? 1024 MB। अब देखिए 6600 MB को हमको पुट करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? 10 GB वाला चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग,
निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ब्लू रे और ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए रैम। रैम को जो है वो अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रैम का दो प्रकार होता है, एक होता है SRAM और दूसरा होता है DRAM। ठीक है, यह दो प्रकार रैम का होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी द्विधारी संक्रिया परिणाम स्वरूप 10011 देगी? इस प्रश्न में सभी संख्याएं द्विधारी संख्या प्रणाली में है। अब देखिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर इतना से इसको लेस किया जाए तो वो हमको ये परिणाम देगी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? ऑप्शन ए बेसिक, ऑप्शन बी कोबोल, ऑप्शन सी फोर्ट्रैन और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी FORTRAIN। ठीक है, यह क्या है? तो यह एक वैज्ञानिक भाषा है। यह पहली उच्च स्तरीय भाषा था। इसको 1957 में IBM का टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया था। टिम और जॉन बेकस के नेतृत्व में तैयार किया गया था। जॉन बेकस के नेतृत्व में तैयार किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, MCOX और लिनक्स यह सभी डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन ए लैपटॉप ब्रांड, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी मदरबोर्ड के प्रकार और ऑप्शन डी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम के यह सभी उदाहरण हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? ऑप्शन ए कंप्यूटर वायरस, ऑप्शन बी कंप्यूटर त्रुटि, ऑप्शन सी डिजाइन बनाना और ऑप्शन डी कंप्यूटर डाटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी कंप्यूटर त्रुटि। तो कंप्यूटर की भाषा में बग का अर्थ क्या हो जाता है? कंप्यूटर में त्रुटि। ठीक है, अब देखिए, यहीं से एक प्रश्न यह भी बनता है कि कंप्यूटर की त्रुटियों को ढूंढने और उसमें सुधार करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग डिबगिंग कहते हैं। डिबगिंग कहलाती है बग को ढूंढना और उसको सुधार करना, बग को खोजना और सुधार करना। ठीक है, इसको डिबगिंग कहलाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ऑप्शन ए TCP या IP, ऑप्शन बी जावा, ऑप्शन सी HTML और ऑप्शन डी फ्लैश। तो कंप्यूटर का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल TCP या IP है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्रोम, सफारी और ओपेरा के बीच क्या समानता है? यह सभी क्या है? ऑप्शन ए वेब विचारक या वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी सर्च इंजन, ऑप्शन सी सोशल मीडिया विवरण स्थल या साइट्स और ऑप्शन डी वेब सेवाएं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए वेब विचारक या वेब ब्राउज़र। तो क्रोम, सफारी और ओपेरा जो है यह तीनों क्या है? तो वेब ब्राउज़र्स है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कर्नेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए वह ऐसा कंप्यूटर कर्मादेश है जो सभी
निष्पादित उपयोगकर्ताओं को समन्वय करता है। ऑप्शन बी, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कभी सभी कंप्यूटर प्रचलनों को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी प्रणाली प्रक्रिया को निर्धारित और व्यवस्थित करता है। और ऑप्शन डी, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं का प्रचलन प्रणाली के बीच अंतराफलक उपलब्ध करवाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, यह ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो सभी कंप्यूटर प्रचलनों को नियंत्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेराफेर के लिए किया जाता है, हेरफेर के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए फायरफॉक्स, ऑप्शन बी एक्सेल, ऑप्शन सी आउटलुक और ऑप्शन डी पावर पॉइंट। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सेल। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने और हेरफेर करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के संदर्भ में गटर मार्जिन नामक फीचर को निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ग्राफिक्स और चित्रों की स्पष्टता में सुधार करने के लिए, ऑप्शन बी बेहतर डॉक्यूमेंट बॉन्डिंग के प्रबंधन के लिए, ऑप्शन सी प्रिंटेड टेक्स्ट की स्पष्टता को सुधार करने के लिए और ऑप्शन डी पृष्ठ संख्याओं को डालने की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी बेहतर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के प्रबंधन के लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न को देखेंगे हम लोग, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। MS वर्ड, डॉक, MS एक्सेल XLS और MS पेंट BMP और ऑप्शन डी में है MS पावर पॉइंट PTP। अब देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी MS पावर पॉइंट PTP। अब देखिए MS पावर पॉइंट जो होता है वो होता है PPT। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग सेट नंबर 90 को विस्तार पूर्वक डिस्कस किए। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए सेट के साथ। धन्यवाद।